हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में पार्लियामेंट से संबंधित 4 आर्टिकल्स देखेंगे। आर्टिकल 101 से 104 तक। ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स से संबंधित है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 101 से। ये है वेकेशन ऑफ सीट्स। किन परिस्थितियों में एक मेंबर को अपनी सीट वकेट करनी होगी, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को। ये परिस्थितियां हैं कि अगर कोई व्यक्ति दोनों हाउसेस में सेलेक्ट हो जाए, दोनों हाउसेस में चुनाव हो जाए, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, तब उसको अपनी सीट वकेट कर एक सीट वकेट करनी होगी। और अगर कोई व्यक्ति पार्लियामेंट में इलेक्ट हो जाए और स्टेट लेजिस्लेचर में भी इलेक्ट हो जाए, विधानसभा या विधान परिषद में इलेक्ट हो जाए, तो भी उसको एक सीट वकेट करनी होगी। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अगर दोनों दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में दोनों में इलेक्ट हो गया कोई पर्सन, तो किसी एक के हाउस में उसको अपनी सीट छोड़नी होगी। ये उसका खुद का चॉइस होगा कि राज्यसभा की छोड़नी है या लोकसभा की छोड़नी है। लेकिन ये कंपल्सरली उसको 10 दिन के अंदर अपना इंटीमेशन देना होगा कि किस सदन में वो रहना चाहता है और कौन से सदन की सदस्यता छोड़ना चाहता है। और अगर मान लीजिए 10 दिन के अंदर उसने नहीं बताया, तो फिर उसकी राज्यसभा की सीट वेकेंट मान ली जाएगी और उसको लोकसभा का ही मेंबर कंटिन्यू करने दिया जाएगा। अगर उसने 10 दिन में नहीं बताया, 10 दिन के अंदर उसके पास चॉइस है, वो जो चाहे एक चूज कर ले। अच्छा, कोई अगर एक सिटिंग मेंबर है, ठीक है, एक सिटिंग मेंबर है, लेट्स से लोकसभा का सिटिंग मेंबर है, वो दूसरे सदन में सेलेक्ट हो गया, तो फिर उसकी पहले सदन की सीट वैकेंट हो जाएगी। लोकसभा का सदस्य अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ करके राज्यसभा में सेलेक्ट हो गया, तो उसकी लोकसभा की सीट वैकेंट हो जाएगी। और अगर राज्यसभा का सदस्य लोकसभा का चुनाव लड़ करके लोकसभा में सेलेक्ट हो गया, तो उसकी राज्यसभा की सीट वैकेंट हो जाएगी। जिस सीट पे वो पहले था वो व्यक्ति, वो सीट वैकेंट हो जाएगी और नई वाली सीट उसकी कंटिन्यू करेगी। अच्छा, आप देख लेते हैं, जैसे कोई मेंबर पार्लियामेंट का के किसी सदन का प्लस किसी राज्य विधानसभा या विधान परिषद का दोनों का सदस्य हो जाए, मतलब पार्लियामेंट का भी स्टेट लेजिस्लेचर का दोनों का भी सदस्य इलेक्ट हो जाए, तो 14 दिन के अंदर, 14 दिन के जब भी उसका इलेक्शन पब्लिश हुआ है, तो 14 दिन के अंदर उसको स्टेट लेजिस्लेचर की सीट से रिजाइन करना होगा, तभी उसकी पार्लियामेंट की सीट कंटिन्यू करेगी। और अगर वो नहीं करता है, तो फिर उसकी पार्लियामेंट की सीट वेकेंट हो जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अगर वो सदन चुन लिया गया है, तो 14 दिन के अंदर उसको स्टेट लेजिस्लेचर की सीट अपनी वेकेट करनी होगी, खाली करनी होगी, तब तो वो पार्लियामेंट का सदस्य कंटिन्यू करे रहेगा। और अगर उसने कुछ नहीं, 14 दिन के अंदर कुछ नहीं किया, तो फिर उसकी पार्लियामेंट की सीट वेकेंट हो जाएगी और वो स्टेट लेजिस्लेचर का ही सदस्य केवल रहेगा। अच्छा, ऐसा भी कई बार होता है कि कोई पर्सन, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, 2 सीटों पर लड़ गया कोई पर्सन, ठीक है, 2, 3, 4, 5 कितने पे भी लड़ सकते हैं, और उसका एक से ज्यादा सीटों पर सिलेक्शन हो गया, चुनाव जीत गया वो पर्सन, 2 सीट पे, 3 सीट पे, 4 सीट पे, तो फिर अगर वो जीत गया वो व्यक्ति, तो फिर उसको बताना होगा कि कौन सी सीट से वो कंटिन्यू करना चाहता है और बाकी सारी सीटें छोड़नी होंगी। ठीक है, कोई एक सीट चूज करनी होगी जिस सीट से वो मेंबर रहना चाहता है, और बाकी सारी सीट छोड़नी होगी। अच्छा, और कब लोकसभा राज्यसभा की सीट वैकेंट हो जाएगी? अगर वो पर्सन, कोई पर्सन डिस्क्वालिफाइड हो जाए आर्टिकल 102(1) और आर्टिकल 102(2) के तहत। इसको भी हम लोग देखेंगे। ये मेनली उसके लिए पार्टी छोड़ने से संबंधित जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो है इसमें, कि 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ये ये भी हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। दूसरा है, ही रिजाइंस हिज सीट इन राइटिंग, वो अपनी सीट से इस्तीफा दे दे तो भी उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। अच्छा, वो 60 दिन से ज्यादा वो एब्सेंट रहे मीटिंग, लोकसभा या राज्यसभा की सारी मीटिंगों से एब्सेंट रहे 60 दिन से ज्यादा, विदाउट परमिशन,
तो फिर वो सीट वेकेंट हो जाएगी। पहला था ये आर्टिकल 102, 102 एक और 102 दो, वो अभी हम थोड़ा छोड़ते हैं, जब आप आर्टिकल 102 पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। दूसरा था रेजिग्नेशन, अगर कोई अपनी सीट से रिजाइन करना चाहता है तो चेयरमैन या स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन और लोकसभा में स्पीकर को संबोधित करके अपना इस्तीफा भेज दे और वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसकी सीट खाली हो जाएगी। एक्सेप्ट कब होगा इस्तीफा, कि अगर वो संतुष्ट हो चेयरमैन या स्पीकर कि इस्तीफा वॉलंटरली दिया गया है और जेन्युइन है, कोई फर्जी इस्तीफा नहीं आया है और स्वेच्छा से उस मेंबर ने दिया है अपना इस्तीफा, तो फिर वो एक्सेप्ट करेंगे। और उनको इसके लिए उनको इंफॉर्मेशन रिसीव करना होगा और इंक्वायरी भी कर सकते हैं। अगर उनको ऐसी इंफॉर्मेशन मिले कि वॉलंटरी है इस्तीफा और जेन्युइन है और वो इंक्वायरी करना चाहे तो इंक्वायरी भी कर सकते हैं, तो फिर वो इस्तीफा एक्सेप्ट करेंगे और वो सीट वैकेंट हो जाएगी। अच्छा, जो 60 दिन का एब्सेंट रहने पे वैकेंट हो जाती है सीट, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई मेंबर अगर सारी मीटिंग से एब्सेंट रहे कंटिन्यूअसली फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, 60 दिन या उससे ज्यादा एब्सेंट रहे और वो बिना परमिशन के एब्सेंट रहे, ठीक है, एब्सेंट है प्लस परमिशन नहीं लिया है, दोनों चीजें हैं, तब उसकी सीट वेकेंट हो जाएगी। अच्छा, ये 60 दिन कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसमें हम लोग वो पीरियड छोड़ देंगे जिसमें हाउस प्रोरोग हुआ था। एक सेशन के बाद एक सेशन प्रोरोग होता है और उसके बाद नेक्स्ट सेशन आता है, बीच में काफी गैप रहता है, वो पीरियड छोड़ देंगे, ठीक है। और अगर हाउस 4 दिन से ज्यादा, लगातार 4 दिन से ज्यादा एडजर्न हुआ है तो वो पीरियड भी छोड़ देंगे। लेकिन अगर 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन एडजर्न हुआ है तो वो पीरियड काउंट करेंगे। लेकिन 4 दिन से ज्यादा कंटिन्यूअस वो एडजर्न किया गया है हाउस किसी वजह से, तो फिर वो पीरियड छोड़ देंगे। उसको छोड़ते हुए फिर 60 दिन कंप्लीट करेंगे। अगर 60 दिन तक वो कंटिन्यूअस एब्सेंट रहा है तो फिर वो सीट वैकेंट हो जाएगी। अच्छा, कुछ और कारण से भी सीट वैकेंट हो सकती है। अगर हाउस उसको एक्सपेल कर दे, हाउस उसको निष्कासित कर दे किन्हीं वजहों से, तो भी सीट वेकेंट हो जाएगी। अगर वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीत ले तो भी वो सीट वेकेंट हो जाएगी और वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और कोई कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे कि उनका इलेक्शन वॉइड है, गलत हुआ है इलेक्शन उनका, तो भी वो सीट वेकेंट हो जाएगी। या फिर वो किसी राज्य के गवर्नर अपॉइंट कर दिए जाए तो भी सीट ऑटोमेटिक वेकेंट हो जाएगी। अगर कोई डिस्क्वालिफाइड पर्सन इलेक्ट हो जाता है लोकसभा राज्यसभा में, तो फिर हाई कोर्ट उसका इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। किसी वजह से उसमें एलिजिबल नहीं था वो व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए और वो इलेक्ट हो गया किसी वजह से, तो हाई कोर्ट चाहे तो उनका इलेक्शन नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे और वो सीट वेकेंट हो जाएगी। इसको डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं कब कब हो जाता है सीट वेकेंट। अगर दोनों हाउस में सेलेक्ट हो जाए कोई पर्सन, उसको एक हाउस की सीट अपनी छोड़नी होगी, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों में सेलेक्ट हो गया तो 14 दिन के अंदर उसको अपने लेजिस्लेचर से की सीट से रिजाइन करना होगा, और नहीं करता है तो पार्लियामेंट की सीट खाली वेकेंट हो जाएगी। और दूसरी कंडीशंस क्या है सीट वेकेंट होने की, या तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, आर्टिकल 102(1) और आर्टिकल 102(2), ये पॉलिटिकल पार्टी जिससे वो चुन के आया है उसकी सदस्यता से संबंधित डिस्क्वालिफिकेशन है, इसको भी आर्टिकल 102 में देखेंगे। या तो ये हो कंडीशन तब वेकेंट हो जाएगी, या वो रिजाइन कर दे स्पीकर या चेयरमैन को संबोधित करके और वो एक्सेप्ट कर ले, या फिर वो 60 दिन के लिए कंटिन्यूअस एब्सेंट हो जाए और सारी मीटिंग से एब्सेंट हो जाए 60 दिन के लिए, और वो एब्सेंट उसका कोई परमिशन भी न लिया हो उसने, तब तो वो वेकेंट हो जाएगी। और 60 दिन में क्या क्या पीरियड काउंट नहीं होगा, जब हाउस प्रोरोग था और 4 दिन से ज्यादा कंटिन्यूअसली एडजर्न किया गया था हाउस, तो भी वो पीरियड काउंट नहीं होगा 60 दिन में।
अब आ जाते हैं आर्टिकल 102 पे, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, आर्टिकल 102। अच्छा, ये डिस्क्वालिफिकेशन कब है? डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग चोजन एज और फॉर कंटिन्यूइंग एज मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। या तो ये डिस्क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किए जाने के लिए भी है, और अगर सेलेक्ट हो गया है तो उसके बाद आगे मेंबरशिप जारी रखने के लिए भी है, ठीक है। किस केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन होगा? ये आर्टिकल 102 एक पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, क्लॉज 1 आर्टिकल 102 का। इन कंडीशंस में वो व्यक्ति न तो इलेक्ट चूज किया जा सकता है एज अ मेंबर, और न ही अगर वो मेंबर बना हुआ है तो फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, वो उसको छोड़नी होगी सीट, अगर ये इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल होती है तो। अगर उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या फिर गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट के अंदर, तो भी उसकी सीट वो कंटिन्यू नहीं कर सकता या मेंबरशिप नहीं हो सकता, मेंबर नहीं हो सकता ये। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये पार्लियामेंट ने डिक्लेयर कर रखा है, उन पोस्टों को छोड़ दीजिए। बाकी और कोई भी पोस्ट होल्ड कर रहा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट के अंदर, तो वो मेंबर नहीं बन सकता और ना ही कंटिन्यू कर सकता है। और क्या कंडीशन है? या तो वो अनसाउंड माइंड का हो और किसी कंपिटेंट कोर्ट ने उसको डिक्लेयर किया हो कि ये अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, तो भी उसको मेंबरशिप नहीं मिल सकती और वो मेंबरशिप के रूप में कंटिन्यू भी नहीं कर सकता। ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अगला है कि वो दिवालिया हो गया है और उसको बरी नहीं किया गया है अभी, मतलब उसकी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को सेट ऑफ नहीं किया गया है और अभी अनडिस्चार्ज है। इसका मतलब अगर वो डिस्चार्ज हो जाए, उसकी सारी एसेट बेच करके उसकी सारी लाइबिलिटीज सारी तो नहीं चुकेंगी, जितनी चुक पाए चुक जाए और बाकी से उसको मुक्ति मिल जाए, तो उस केस में वो डिस्चार्ज होगा, तब तो वो मेंबर्स बन सकता है। लेकिन अगर अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट है, वो दिवालिया हो गया है, अभी उसकी सारी संपत्ति और लाइबिलिटीज का हिसाब किताब करके बेचना और सेट ऑफ करना बाकी है, तो वो अनडिस्चार्ज है अभी, तो उस केस में वो नहीं बन सकता। अगर वो डिस्चार्ज हो जाए, उसका सारी एसेट्स बेच दी जाए और लाइबिलिटी जितनी पे ऑफ हो सके पे ऑफ कर दी जाए, उस केस में वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उसकी बाकी लाइबिलिटीज उसको पे नहीं करनी है, तो उस केस में वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, उस केस में क्वालिफाइड हो रहेगा। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो वो अनडिस्चार्ज है और डिस्क्वालीफाइड है। एक केस और है जब वो डिस्क्वालीफाइड होगा, वो है इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर वो भारत का सिटीजन ना हो तो भी डिस्क्वालीफाइड है, और अगर वो किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ले तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। भारत की सिटीजनशिप रखते हुए किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ले तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। या फिर ही इज अंडर एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजियंस और एडहेरेंस टू अ फॉरेन स्टेट। किसी विदेशी देश के प्रति उससे अपनी डिवोशन, अपना कमिटमेंट प्रूफ दे, कमिटमेंट हो जाए उसका, तो भी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। एक और है लास्ट में, अगर कुछ डिस्क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट कानून बना के प्रेस्क्राइब कर दे, एक कानून बना दे और उसमें लिख दे ये डिस्क्वालिफिकेशन है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन से भी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तो अब ये देख लेते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कि जब कुछ हम बेनिफिट डिराइव कर रहे हो और कोई ऑफिस होल्ड करके, जैसे तनख्वाह ले रहे हो, कुछ रेम्यूनरेशन ले रहे हो, कुछ ऑनरेरियम ले रहे हो, तो उस केस में, लेकिन ये कहाँ से ले रहे हैं? वो किसी स्टेट गवर्नमेंट से ले रहे हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले रहे हैं, ठीक है। अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं तो फिर कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। पार्लियामेंट चाहे तो कुछ ऑफिसेस को जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है उनको डिक्लेयर कर दे कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होंगे, वो डिक्लेयर कर देगी तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माने जाएंगे। जैसे कि कोई स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर है, उसको वहाँ भी तनख्वाह मिलती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर है, तो भले कुछ प्रॉफिट मिल रहा है लेकिन वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये पार्लियामेंट ने बाय लॉ डिक्लेयर कर दिया है।
तो वो पार्लियामेंट वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। अच्छा, ये डिस्क्वालिफिकेशन कब हो सकती है? जब वो पर्सन चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है, उस समय भी वो डिस्क्वालिफाइड हो सकता है इसमें से किसी केस में, और या फिर वो ऑलरेडी मेंबर है और ये वाली कोई डिस्क्वालिफिकेशन उस पर अप्लाई हो जाती है उस समय, तो फिर वो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक, अभी हमने देखा कि ये अभी जो देखा हमने कि पार्लियामेंट लॉ बना करके भी डिस्क्वालीफाई कर सकती है कुछ केसेस में। तो उसके लिए पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया है, उसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक है, ये लॉ बना दिया है, इसमें कुछ क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब किए हैं। अगर ये कोई अप्लाई हो जाती है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा मेंबरशिप से। पहली क्या है, करप्ट प्रैक्टिसेस एट एन इलेक्शन। किसी भी चुनाव में करप्ट प्रैक्टिसेस से वो चुनाव जीता हो और करप्शन किया हो चुनाव के वक्त, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। कोई भी किसी भी केस में वो दोषी पाया गया जिसमें कि उसको 2 साल या उससे अधिक की जेल की सजा हुई है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन 2 साल से कम की हुई है तब डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। दोषी पाया गया है, सजा हुई है 2 साल से ज़्यादा, 2 साल या उससे ज़्यादा की हुई है, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अपने इलेक्शन के खर्चे का विवरण उसने सबमिट नहीं किया है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट उसने सब सप्लाई, गवर्नमेंट को कुछ गुड्स सप्लाई करने का या कुछ सर्विस देने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई वर्क एग्जीक्यूट करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। वो अगर डायरेक्टर है, मैनेजिंग एजेंट है, या कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, कहाँ, एक कंपनी में जिसके 25% या उससे ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास हैं, उस कंपनी में वो डायरेक्टर है, मैनेजिंग एजेंट है, या कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, तो भी डिस्क्वालीफाइड। अगर गवर्नमेंट की नौकरी करता था पहले और वहां से उसको डिसमिस कर दिया गया, किस लिए डिसमिस कर दिया गया? करप्शन के लिए या फिर डिसलॉयल्टी टू स्टेट के लिए। गवर्नमेंट की नौकरी से उसको बर्खास्त किया गया है करप्शन के लिए या फिर डिसलॉयल्टी टू स्टेट, देश के प्रति लॉयल नहीं था, तो उस केस में भी वो डिस्क्वालीफाइड है मेंबरशिप के लिए। कन्विक्शन फॉर प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और फॉर द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। अलग अलग ग्रुप्स के बीच में द्वेष फैलाने के लिए वो उसको दोषी पाया गया है। हिंदू मुस्लिम के बीच में द्वेष फैलाने के लिए उसको दोषी पाया गया है। सिर्फ आरोप नहीं, दोषी सिद्ध हुआ है वो, या फिर घूस लेने के लिए, करप्शन ब्राइबरी लेने के लिए वो दोषी पाया गया है। सिर्फ आरोप नहीं, दोषी पाया गया है, तो भी वो डिस्क्वालीफाइड होगा। या फिर वो कुछ उसको पनिशमेंट मिली है किस चीज़ के लिए? प्रीच करने के लिए, समाज में फैलाने के लिए, और या फिर प्रैक्टिस करने के लिए। सोशल क्राइम्स प्रीच करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए वो क्या हो सकते हैं? सोशल क्राइम्स छुआछूत हो सकता है, दहेज हो सकता है, सती हो सकता है, और भी कुछ हो सकते हैं। इसके लिए उसको सजा मिली हुई है तो भी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आर्टिकल 102 का क्लॉज 1। अब आ जाते हैं आर्टिकल 102 का क्लॉज 2। 10 शेड्यूल में पॉलिटिकल पार्टी से जो जिससे वो चुन के आया है उसके संबंध में कुछ डिस्क्वालिफिकेशन दी गई हैं अगर वो छोड़ देता है पॉलिटिकल पार्टी। कोई व्यक्ति, पहला तो ये, कोई व्यक्ति किसी पार्टी से चुन के आया, सदस्य बन गया, अब उसने वो पार्टी छोड़ दी, ठीक है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया, क्योंकि वो उस पार्टी के दम पे ही आया था। उस पार्टी के जो समर्थक थे उन्होंने वोट दिया था और उसने वो पार्टी छोड़ दी, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया, उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। इसका कुछ एक्सेप्शन है, वो भी हम देखेंगे। अगर वो वोट डाल दे या वोट डालने में समय एब्सेंट रहे, जो भी उसकी पार्टी ने वो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, डायरेक्शंस दिए हैं कि पर्टिकुलर मैटर पे आपको फेवर या अगेंस्ट में वोट डालना है,
वो उल्टा वोट डाल दिया। पार्टी ने कहा है कि वो फेवर में वोट डालना, उसने उल्टा डाल अगेंस्ट में वोट डाल दिया। पार्टी ने कहा है अगेंस्ट में वोट डालना, तो उसने फेवर में वोट डाल दिया, या फिर वोट देने गया ही नहीं उस दिन। ठीक है, और इसके लिए उसने पार्टी से कोई परमिशन नहीं ली, उसने पार्टी से परमिशन नहीं लिया। पहली चीज, पार्टी ने जिस तरीके से वोट करने के लिए कहा था उस तरीके से वोट नहीं किया। फेवर में कहा था तो अगेंस्ट कर दिया उसने, अगेंस्ट में कहा था तो फेवर में कर दिया, और या फिर वोट देने गया ही नहीं उस दिन पार्लियामेंट में, और इसके लिए उसने परमिशन नहीं ली थी। ठीक है, इसके बाद एक चीज और, ये काम करने के बाद ये चीज, इसकी माफी नहीं दी गई काम पार्टी द्वारा, इस अवहेलना की माफी नहीं दी गई, तो फिर वो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। अगर माफी दे दी गई तो भी सदस्यता बची रहेगी। अगर उसको अगेंस्ट, मतलब पार्टी के अगेंस्ट में वोट करना है, उसकी परमिशन ले चुका है पहले से, तो भी सदस्यता बची रहेगी। परमिशन लेके उसने नाफरमानी की है तो सदस्यता बची रहेगी। अगर उसने ये काम करने के बाद पार्टी से माफी मांग ली और पार्टी ने माफ कर दिया तो भी सदस्यता बची रहेगी। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ ऐसा तो फिर उसकी सदस्यता चली जाएगी। इंडिपेंडेंट मेंबर, बहुत से लोग इंडिपेंडेंट मेंबर के रूप में सेलेक्ट होकर के आते हैं संसद में, तो अगर वो संसद में सदस्य ज्वाइन करने के बाद वो, अगर वो चुनाव जीतने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट मेंबर को एज इंडिपेंडेंट मेंबर ही कंटिन्यू करना होगा। नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड, राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं 12 मेंबर। पहले लोकसभा में भी 2 मेंबर होते थे एंग्लो इंडियन वाले, अब वो नहीं होते। तो राज्यसभा की बात कर लेते हैं, वहीं केवल नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन जो किसी पार्टी का सदस्य नहीं है वो राज्यसभा में नॉमिनेट होकर आता है और 6 महीने तक उसके पास फ्रीडम है कि वो चाहे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले। जिस दिन ज्वाइन किया, मेंबर बना, उस दिन से 6 महीने के अंदर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। वो उसको उसकी मेंबरशिप नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही 6 महीने बीत गए, 6 महीने बीतने के बाद अगर उसने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली तो उसकी राज्यसभा की मेंबरशिप चली जाएगी। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया था कि कुछ एक्सेप्शन है इस रूल के। तो एक्सेप्शन क्या है? अगर उसने पार्टी के इच्छा के अगेंस्ट वोट किया है और उसका परमिशन भी नहीं लिया था, वो कंडोन भी नहीं हुआ है, तो भी उसकी संस्था बच सकती है अगर 2/3 मेंबर्स किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज हो जाएं या फिर एक अलग मेंबरशिप बना ले, अलग अपना ग्रुप बना लें। मिनिमम 2/3 मेंबर्स, टोटल उस पार्टी के जितने सदस्य हैं उसके 2/3 से कम नहीं, ज़्यादा होना चाहिए, या तो 2/3 या 2/3 से ज़्यादा होना चाहिए। 15 मेंबर्स हैं टोटल, तो कम से कम 10 होने चाहिए। 16 मेंबर हैं तो कम से कम 11 मेंबर होने चाहिए जो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाए और या फिर नई पार्टी बना लें, नया ग्रुप बना लें अपना, तो फिर उस केस में उनका मेंबरशिप नहीं जाएगा। उसमें क्या हो सकता है, या तो 2/3 लोगों ने अपनी पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्टी के सदस्य बन गए, XYZ पार्टी छोड़ी और ABC पार्टी में जाकर के सदस्य बन गए 2/3 लोग कम से कम, या फिर XYZ के लोगों ने पार्टी छोड़ी और ABC पार्टी दोनों मिल करके एक नई PQR पार्टी बना लिया उन्होंने, तो भी कोई तो भी दिक्कत नहीं है। और तीसरा, जो बचे हुए 5 लोग हैं वो भी उनकी मेंबरशिप चलती रहेगी, वो अपना सेपरेट ग्रुप फंक्शन करेंगे। लेकिन अगर 2/3 या उससे ज़्यादा मेंबर्स पार्टी छोड़ के जाते हैं और किसी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज हो जाते हैं, उस पार्टी के सदस्य बन जाते हैं, तो भी अलाउड है, मेंबरशिप नहीं जाएगी। और या फिर वो दोनों पार्टियां, इधर के 2/3 मेंबर और उधर के सारे मेंबर्स मिल करके एक नई पार्टी बना लेते हैं,
तो भी तो उनकी मेंबरशिप नहीं जाएगी, उनकी चलती रहेगी। और जो बचे हुए लोग हैं इस पार्टी में, उनकी मेंबरशिप भी नहीं जाएंगी। जो 5 लोग बचे हैं उनकी मेंबरशिप भी नहीं जाएगी। और ये जो नई पार्टी बनी, ठीक है, या तो वो जो उसमें गए, या क्या बोलते हैं, नई पार्टी में गए, वहां जाके मर्ज हो गए, तो वही उनकी ओरिजिनल पार्टी मानी जाएगी जिसमें उन चले गए। या फिर एक नई पार्टी बन गई दोनों पार्टियों को मिला करके, तो वो ओरिजिनल पार्टी मानी जाएगी जिसमें जो नई पार्टी बनी इनकी। और जो बचे हुए 5 लोग थे उनका भी वो ओरिजिनल पार्टी वही मानी जाएगी जिसमें वो बचे हुए हैं, इसमें है अभी वो। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है XYZ, इसके 15 सदस्य हैं, ठीक है। इसमें से 10 लोग, 2/3 हो गए, मर्ज करने के लिए ऑप्शन देते हैं ABC में, ठीक है। दो लोग ABC में मर्ज होना चाहते हैं। अब 2 तरीकों से हो सकता है, या तो ABC वाले लोग और XYZ वाले लोग मिलकर के एक नई पार्टी बना लें PQR, और या फिर ABC का आइडेंटिटी बची रहे, वो XYZ वाले ABC में चले जाएं और ABC कंटिन्यू करें फिर। तो दोनों ही केस में हो जाता है। अब इसलिए जो 10 लोग हैं ये अपनी मेंबरशिप नहीं खोएंगे, इनकी मेंबरशिप चलती रहेगी। या तो वो PQR के नाम से चलती रहेगी, पार्टी के माने जाएंगे, और या फिर ABC, जो भी जैसा भी हुआ। और जो बाकी बचे हुए 5 लोग हैं XYZ के, ये एक सेपरेट ग्रुप हो जाएगा और वो उनकी भी मेंबरशिप चलती रहेगी, वो उनकी मेंबरशिप भी नहीं जाएगी। अच्छा, ये डिसाइड कौन करेगा कि कोई डिस्क्वालीफाइड है कि नहीं? इस डिफेक्शन, ये जो लोगों ने पार्टी छोड़ी और नई पार्टी में गए, इसका विषय में डिसीजन कौन देगा? राज्यसभा में चेयरमैन देंगे और लोकसभा में स्पीकर देंगे, इन्हीं का फैसला फाइनल होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इस फैसले का, लेकिन फैसला देते हैं यही 2 लोग। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कोई पावर नहीं है इसमें फैसला देने की, ये डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये फैसला स्पीकर और चेयरमैन देंगे अपने अपने सदनों में। इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन के क्या कंडीशंस हैं? अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर, तो डिस्क्वालीफाइड है, लेकिन कुछ पोस्ट को एक्सक्लूड किया गया है कानून बना करके। अनसाउंड माइंड का हो और कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो, वॉलंटरली दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली हो, और इज अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट और एलिजियंस टू अ फॉरेन स्टेट। इसके बाद ये किसी पार्लियामेंट ने कोई कानून बना के डिस्क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब की हैं तो उसमें डिस्क्वालीफाई हो रहा हो। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसमें ये डिस्क्वालिफिकेशंस दी गई हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी। डिस्क्वालिफिकेशन कब अराइज होती है? जब वो चुनाव लड़ने जा रहा हो और या फिर जब वो मेंबर बना हुआ हो, ऑलरेडी चुनाव जीत चुका हो, और उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन अराइज हुई हो। कभी भी अराइज हो सकती है। किसी भी हाउस, राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर होने के लिए क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है? अगर वो जो 10th शेड्यूल वाला है, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है, वो पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है और इलेक्टेड है। इलेक्टेड कौन है? तो वो इलेक्टेड वो है जिस पार्टी के टिकट पे वो चुनाव जीत लड़ा था। नॉमिनेटेड है, नॉमिनेटेड भी है। अगर नॉमिनेशन के दिन ही, जिस दिन नॉमिनेशन हुआ उस दिन, उससे पहले ही वो एक पार्टी का सदस्य था, तो भी वो उस पार्टी का सदस्य माना जाएगा। वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो एज उस पार्टी के सदस्य के रूप में कंटिन्यू करेगा। और अगर कोई और केस है तो 6 महीने का टाइम पीरियड होता है। 6 महीने, अगर वो कोई सदस्य नहीं था, वो किसी पार्टी का सदस्य नहीं था नॉमिनेशन के दिन में, तो वो 6 महीने के अंदर सदस्य बन जाए
तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इन केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन कब होगी? अगर वो मेंबरशिप छोड़ दे अपनी पार्टी की और अपनी पार्टी के निर्देशों का पालन न करे बिना परमिशन लिए हुए, और उसकी पार्टी के वो अगेंस्ट में वोट करे, पार्टी के इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट में वोट करे या वोट ही न करे, और 15 दिन के अंदर उसका ये अपराध क्षमा न किया जाए उसकी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुन करके आया है, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और नॉमिनेटेड मेंबर है तो वो 6 महीने वाली कंडीशन लगेगी। ठीक है, कुछ केसेस में वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा अगर 2/3 या उससे अधिक मेंबर्स किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज हो जाएं, या फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज होने के बाद एक नई पार्टी, सब मिल करके एक नई पार्टी बना लें, तो फिर इस केस में डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। कौन डिस्क्वालीफाइड नहीं है मेंबर होने के लिए? जो भी ओरिजिनल पार्टी के मेंबर हैं, जो मर्ज हुए 2/3 मेंबर्स, और जो मर्ज नहीं हुए बाकी के, वो सब डिस्क्वालीफाइड नहीं है, क्योंकि ठीक है, उनमें से किसी का भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। अच्छा, कौन लोग जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला मैटर था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कौन से पोस्ट ऐसी हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानी जाएंगी? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये हाउस लोकसभा के हैं, ये विधानसभा के हैं। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ये विधान परिषद के हैं, ये राज्यसभा के। इसी तरह 10th शेड्यूल में जो अपने डिस्क्वालिफिकेशन देखी थी वही सेम है। इलेक्टेड या नॉमिनेटेड मेंबर अगर अपना पार्टी छोड़ देता है तो डिस्क्वालीफाइड होगा, पार्टी के इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट वोट करता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन कर लेता है दूसरी पार्टी को, और नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने बाद दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। इसी तरीके से ये पॉलिटिकल एफिलिएशन है मेंबर्स का, इलेक्टेड मेंबर्स का, जिस पार्टी ने उसको इलेक्शन में खड़ा किया था उसका सदस्य माना जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर्स का अगर अपने नॉमिनेशन के समय ही किसी पार्टी का सदस्य था तो उसी पार्टी का माना जाएगा, अगर सदस्य नहीं था तो 6 महीने के अंदर उसके पास उसने जिस पार्टी का सदस्यता ले ली उस पार्टी का वो सदस्य माना जाएगा। इसी तरह 2/3 वाला एग्जाम्पल जो हमने समझा था 2/3 से मर्जर वाला, वही एक डायग्राम के फॉर्म में दिया है, इसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब आ जाते हैं आर्टिकल 103, डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। देखिए, वो जो 2/3 लोग शिफ्ट कर रहे हैं किसी दूसरी पार्टी में, वो वाला मैटर तो स्पीकर और चेयरमैन देखेंगे राज्यसभा लोकसभा के, लेकिन इसके अलावा और जो तमाम केसेस दिए थे कि इन मैटर्स में भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, उस मैटर्स का कौन देखेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखेंगे, वो डिसाइड करेंगे।
2/3 लोग शिफ्ट कर रहे हैं, पार्टी चेंज कर रहे हैं, दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, वो मैटर स्पीकर और चेयरमैन देखेंगे लोकसभा राज्यसभा के। और बाकी किसी मुद्दे पे अगर डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर उठता है तो फिर प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे और उनका डिसीजन फाइनल होगा। प्रेसिडेंट डिसीजन जो देंगे अपना, वो इलेक्शन कमीशन से राय मशवरा करके देंगे। और राय मशवरा करने की बात है, लेकिन जो ये भी है कि जो इलेक्शन कमीशन कहेगा वही डिसीजन देना होगा प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उसका आगे उल्टा डिसीजन नहीं दे सकते। वो हो गया आर्टिकल 103। अब आर्टिकल 104 पे आ जाते हैं। पेनाल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिसक्वालिफाइड। अगर कोई व्यक्ति बिना ओथ लिए या अफर्मेशन दिए वो पार्लियामेंट में बैठता है या वोट डालता है, या फिर वो क्वालिफाइड ही नहीं है, जाने बैठने का मेंबर ही नहीं है, तब भी बैठ गया जा करके और वोट दे दिया, या और जब वो डिस्क्वालीफाई हो गया है, मेंबर तो था लेकिन डिस्क्वालीफाई हो गया है, उसके बाद जाके बैठ गया और वोट दे दिया, तो उस केस में क्या पेनल्टीज होंगी। तो क्या क्या कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस की। आर्टिकल 99 में ओथ लेने की बात कही गई है। ओथ उसने नहीं लिया है और वो जाकर के पार्लियामेंट में बैठ गया है या वोट दिया है, उसको मालूम है वो क्वालिफाइड नहीं है बैठने के लिए, तब भी जाके बैठ गया है या वोट दे दिया है पार्लियामेंट के अंदर। उसको मालूम है कि मैं डिस्क्वालीफाई हो चुका हूं उस हाउस की मेंबरशिप से, तब भी पार्लियामेंट में जाके बैठा है, वोट दिया है। या फिर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है जिसके तहत वो पार्लियामेंट में बैठने और वोट देने के लिए अधिकार नहीं है उसको, तब भी वो जाकर के वोट दे दिया है या बैठ गया है, तो फिर अगर वो ऐसा करता है तो उसको 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, जितने दिन भी वो बैठा है उसके हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये के हिसाब से उससे पेनाल्टी ली जाएगी। और ये पेनाल्टी जो रिकवर की जाएगी वो डेप्ट ड्यू टू द यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्जे के तौर पे वसूल की जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।